Good evening, everyone. So, this is our fourth chapter of class 11th NCERT Polity. अभी तक हम 3 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी इस चैप्टर से जब हम शुरू करेंगे तो बेसिकली जो 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के वो डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव को डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 5 में लेजिस्लेचर को एंड जो चैप्टर नंबर 6 है उसके अंदर जुडिशरी को डिस्कस किया हुआ है। सो आई एम जस्ट गोना टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट ऑल द थ्री कि उनके फंक्शन क्या है और आज की क्लास में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं। 3 मेन ऑर्गन्स कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। क्या काम है इनका? अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेचर की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेचर की। तो लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना, टू मेक लॉज। ठीक है, टू मेक लॉज या टू इनैक्ट लॉज। लेजिस्लेचर का मेन काम होता है टू इनैक्ट लॉज। फिर एग्जीक्यूटिव क्या करती है? एग्जीक्यूट करने का, मतलब इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम है एग्जीक्यूटिव का। और थर्ड पार्ट आता है जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी एक चेक एंड बैलेंस बना के रखती है कि ये जो लॉज बनाए जा रहे हैं या इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं वो किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करते। तो इन दोनों पे चेक एंड बैलेंस बनाने का काम होता है जुडिशरी का। ठीक है, तो सबसे पहले है लेजिस्लेचर। मैंने आपको बताया लेजिस्लेचर एक्चुअली देखा जाए तो उसको सबसे मेन माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले माना जाता है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि लॉज बनेंगे तभी तो उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और तभी देखा जाएगा कि वो ठीक है या नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरीके से वायलेट करते हैं या नहीं करते। तो पहला स्टेप क्या आता है? लॉज बनाना। दैट इज वाई लेजिस्लेचर क्या है? पहला स्टेप है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो लॉज बनाए गए हैं लेजिस्लेचर द्वारा उसको एनफोर्स करने का काम करता है या इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो क्या कर रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो काम कैरी आउट किया जा रहा है, जो लॉज कैरी आउट किए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, उसका हेड है ये। तो एग्जीक्यूटिव को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें कौन कौन आते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देन अटॉर्नी जनरल एटसेट्रा। तो उन सब के बारे में डिटेल में हम आज की क्लास में देखेंगे। फिर अगर जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी वो ब्रांच है गवर्नमेंट का जो इन लॉज को इंटरप्रेट करने का काम करता है। ठीक है, किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करता है, कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल करता है और सबको जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करता है जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या है? इसको कहा जाता है वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। Judiciary is known as watchdog ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब ये देखने का काम करती है कि डेमोक्रेसी को किसी भी तरीके से वायलेट तो नहीं किया जा रहा। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? सारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सब आते हैं इसके अंदर। ठीक है, यही से हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर का या फेडरलिज्म का। तो वो आपका चैप्टर नंबर 7 है। तो विल टॉक अबाउट दैट देयर इटसेल्फ। तो जब अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव 2 टाइप के हो सकते हैं। एक सेंट्रल लेवल पे होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव और एक होता है स्टेट लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यही हम अगर स्टेट लेवल की बात करें तो यहाँ पर भी 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट है: गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे सेंटर में या यूनियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट होता है, वैसे यहाँ पे गवर्नर का रोल है। सिमिलरली जैसे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वैसे स्टेट पे कौन होता है? चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। राइट, ऐसे ही सेंटर लेवल पे है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और स्टेट लेवल पे होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। इनसे जो रिलेटेड आर्टिकल्स है वो आपको याद रखने हैं क्योंकि इस पे आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो आर्टिकल 52 से लेके 78 ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट से लेके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तक डील करता है। ऐसे स्टेट एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 153 से लेके 167 तक स्टेट एग्जीक्यूटिव डील करता है। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके इनको। तो सबसे पहला आता है प्रेसिडेंट। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। मैंने आपको बोला था कि जब भी हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है तो उसको क्या बोलते हैं?
रिपब्लिक बोलते हैं। तो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके प्रियम्बल में मेंशन्ड है कि इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक है, राइट। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है दैट इज द हेड ऑफ द स्टेट। इसको, और प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सो ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। नेशन के यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉलिडेरिटी जो भी रिप्रेजेंट करना है वो प्रेसिडेंट के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है। तो मैंने कल भी बताया था आपको कि डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं। यस, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो प्रेसिडेंट के केस में कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। नो डायरेक्ट इलेक्शंस आर हेल्ड। मतलब क्या है, हम लोग जब वोट देने जाते हैं तो हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट देने नहीं जाते हैं। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए देयर इज एन इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब इसमें इस इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ लोग आते हैं और वो फिर अल्टीमेटली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, लेट मी जस्ट टेक अ ब्लैंक पेज। जो भी मैं चीजें आज की क्लास में आपको बताऊंगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है आपको। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए देयर इज एन इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, याद रखना, यहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट है लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड राज्यसभा, देन लेजिस्लेटिव असेंबली, legislative assembly, legislative assemblies of the state, and legislative assemblies of यूनियन टेरिटरी, कौन सी, दिल्ली एंड पुडुचेरी। याद रखना, जब हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, उसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं। पहला लोकसभा एंड राज्यसभा, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, तीसरा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो क्या इसके सारे मेंबर्स कर सकते हैं, नहीं, सारे मेंबर्स नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स कर सकते हैं। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, elected members of legislative assemblies of the state, and elected members of union territory, कौन सी, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। याद आपको ये रखना है। इसमें फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन है जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने जब स्पेसिफाई कर दिया आपको इलेक्टेड मेंबर्स ही करेंगे, यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर नहीं कर सकते। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कांट पार्टिसिपेट किसके, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो कौन कौन आएगा, यहां पर क्या है, कांट पार्टिसिपेट वाला है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आएगा, सबसे पहले हमने इलेक्टेड मेंबर्स को पार्टिसिपेट में लिखा है, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स, किस किस के नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो मैंने आपको ऊपर 3 पॉइंट्स बताए हैं उनके। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, nominated members of legislative assemblies of the state, and nominated members of legislative assemblies of union territories of Delhi and Puducherry. Apart from that, एक और है फोर्थ पॉइंट, क्या, यहां पर मैंने आपको बोल दिया लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। तो याद आपको ये रखना है लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि असेंबली तो पार्टिसिपेट कर रही है, असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, लेकिन काउंसिल के ना तो इलेक्टेड ना नॉमिनेटेड कोई भी मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। तो यहां पर एक और क्या आ जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल का मतलब, देखिए, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, पर जिन स्टेट्स में दोनों है उसमें से लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, इलेक्टोरल कॉलेज वो होता है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर कौन कौन होगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पुडुचेरी।
इनके नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, एंड एट द सेम टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल के चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड मेंबर्स हो, दोनों में से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा जिन भी स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है उसके अंदर। तो अब उसके बाद आपको कुछ बुक्स में ये भी मिल जाएगा, जैसे अब हम एमपी या एमएलए की बात करते हैं। जैसे इन्होंने बोला, मैंने आपको बोला कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पार्टिसिपेट हो सकता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उनके एक वोट की वैल्यू कितनी होती है? जैसे अगर मैं बात करूं एक एमएलए की, एक एमएलए की एक वोट की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? सिमिलरली एक एमपी की एक वोट की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो एमएलए की एक वोट की वैल्यू कितनी होती है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, total population of the state divided by total number of elected members in the state legislative assembly into 1/1000। ठीक है, सिमिलरली कैसे आया क्यों आया वो आपको जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन रेयर केसेस अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में लिख दिया, पूछ लिया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होगी? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट। देखो पहले एमएलए का निकाल लिया आपने, फिर ये जो टोटल वैल्यू आई है आपकी, यहां पर जो टोटल वैल्यू आई है सारे एमएलएज की, वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो इस तरीके से आप वोट की वैल्यू निकालते हैं। एमएलए की कैसे? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, इनटू 1/1000। और फिर एमपी की कैसे निकालोगे? ये जो टोटल आपने एमएलए, एक एमएलए का निकाला था, सारे एमएलए सारे स्टेट्स का निकालो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वही पार्लियामेंट में कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए इलेक्ट किया जाता है, मतलब टर्म क्या होता है प्रेसिडेंट का? टर्म, प्रेसिडेंट के ऑफिस का टर्म क्या होता है? तो एक बार प्रेसिडेंट अगर इलेक्ट किया जाए तो ऑब्वियसली वो 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करता है। ठीक है, और अगर 5 साल बाद भी कोई नए इलेक्शंस नहीं होते हैं तो वही प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेगा। ओके, जब तक नए इलेक्शंस नहीं हो जाते। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे कोई कैप नहीं है। इसका मतलब क्या? एक ही प्रेसिडेंट अब मतलब बार बार भी चुना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने चुन लिया है, एक बार आप प्रेसिडेंट बन गए तो दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। कोई कैप नहीं है री इलेक्शन में। एक बार प्रेसिडेंट बन गए हैं उसके बाद भी जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होता तब तक तो वो प्रेसिडेंट है ही। जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तब वो दोबारा खड़े हो सकते हैं, अगर वो जीत गए तो फिर से प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कल भी बताया था जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, वो उसका नाम क्या है? पीआर, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बहुत ही लंबा सा इसका प्रोसेस होता है, लक्ष्मीकांत में गिवन है, बट आपको जानने की जरूरत नहीं है अभी। तो ये क्या है, आपको बस पूरा फॉर्म पता होना चाहिए, प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये भी पूछा गया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, वोटिंग कैसे होता है? तो बैलेट सिस्टम होता है इसके अंदर, सीक्रेट बैलेट सिस्टम। और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है फाइनल डिसीजन पे, अगर कोई भी इलेक्शन में डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट का सोल्यूशन कौन करेगा? जो हर चीज का सोल्यूशन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर मान लो किसी प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया गया लेकिन बाद में पता चलता है कि किसी तरीके का डिस्प्यूट हो गया या कुछ अनलॉफुल मीन्स अपनाए गए थे,
और अगर सुप्रीम कोर्ट उस प्रेसिडेंट को हटा देती है, उसके अगर इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, तो जो भी काम किए थे प्रेसिडेंट ने, जो भी एक्ट्स किए थे, कुछ भी किया था, वो अ, अब सवाल ये उठता है कि उसके रिमूवल के बाद जो भी काम किए थे प्रेसिडेंट ने, वो वैलिड रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक बार प्रेसिडेंट आप बन गए, आपने जो भी एक्ट्स कर दिए, मान लो 1 साल बाद, 2-3 महीने बाद आपको हटा दिया गया, आपका जो पोजीशन था उसको नल एंड वॉइड कर दिया, फिर भी आपने जो एक्ट्स किए थे वो वैलिड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके हटा देने के बाद वो हट जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट के लिए, मैंने ऐड तो कहीं किया था, आई थिंक मैं भूल गई ऐड करना। ओके, नो प्रॉब्लम। तो प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। लेट्स सी दैट क्वालिफिकेशंस। ठीक है, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो ऐसे किसी के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंडियन सिटीजन। यू हैव टू बी एन इंडियन सिटीजन, चाहे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। ठीक है, यू हैव टू बी एन इंडियन सिटीजन। मिनिमम एज कितनी होती है, मिनिमम एज 35 ईयर्स। ओके, इसके अलावा और क्या क्वालिफिकेशंस है। सबसे पहला कि उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर की तरह इलेक्ट हो सके। राइट, इतनी कंडीशंस उसके पास होनी चाहिए कि वो लोकसभा के मेंबर की तरह क्वालिफाई कर सके। एंड लास्टली, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही शुड नॉट हैव एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पब्लिक अथॉरिटी में उसका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ये 4 कंडीशंस होती हैं। ओके, इसके अलावा अगर मान लो आप प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज की कुछ कुछ कंडीशन है प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए। सबसे पहला क्या, कि आप लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं हो सकते। अगर आप इन दोनों में से किसी के भी मेंबर है तो आपको अपनी सीट वेकेट करनी पड़ेगी। देखो, मैंने आपको पहले क्या बताया था क्वालिफिकेशन में, कि आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप लोकसभा के मेंबर की तरह इलेक्ट हो सके, पर आप लोकसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर अगेन कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपका नहीं होना चाहिए। अगर रेजिडेंस की बात करें तो प्राइम प्रेसिडेंट के लिए रेजिडेंट क्या होता है, रेजिडेंस वही राष्ट्रपति भवन, कोई रेंट नहीं देना पड़ता। अम, उसके अलावा पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट को एक बार इलेक्ट कर दिया गया है, तो पार्लियामेंट किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट के इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस या प्रिविलेजेस को डिक्रीज या डिमिनिश नहीं कर सकती। एक बार पार्लियामेंट डिसाइड करती है, पर एक बार अगर प्रेसिडेंट बन गए हैं उसके बाद वो कम नहीं कर सकती। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आपको पता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ब्यूरोक्रेट्स को, प्रेसिडेंट को कुछ इम्यूनिटी मिलती है, तो ऐसे ही प्रेसिडेंट को भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कुछ इम्यूनिटी मिलती है, चाहे वो पर्सनल एक्ट्स होंगे तो भी। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आप प्रेसिडेंट को अरेस्ट करके नहीं ले जा सकते, ठीक है, या उनको इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते। सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स में उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स शुरू की जा सकती है, वो भी उसके लिए आपको 2 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। क्लियर। अब सवाल उठता है कि अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, हटाना है, प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, इम्पीचमेंट करना है, तो उसके लिए क्या कंडीशंस है। ठीक है, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए तो एक इकलौता कंडीशन जो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि अगर प्रेसिडेंट वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तब उसे इम्पीच करा जा सकता है। लेकिन ये चीज याद रखना, ये टर्म तो दे दी गई है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के केस में प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, पर ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या डेफिनेशन है इसकी, इसमें क्या क्या आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है। ठीक है, तो इस केस में हटा सकते हैं। उसका क्या प्रोसीजर है, तो वैसे तो हम प्रेसिडेंट के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। लोकसभा में इम्पीचमेंट के चार्जेस शुरू होते हैं, फिर लोकसभा इम्पीचमेंट चार्जेस को पास करती है, उसमें 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, और फिर इसको राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा जो चार्जेस है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, और अगर राज्यसभा अग्री कर देती है और पास कर देती है इसे 2/3 मेजोरिटी से, तो प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है। पहले लोकसभा में शुरू हुआ, 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ, राज्यसभा में पहुंचा, राज्यसभा
राज्यसभा क्या करेगी? राज्यसभा इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर वो अग्री करती है तो 2/3 मेजोरिटी से पास करेगी। अल्टीमेटली प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी वेकेंट हो सकता है क्या? हाँ, प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो सकता है। किस कंडीशन में वेकेंट हो सकता है? जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपना जो 5 साल का टर्म है वो कंप्लीट कर लिया है, उस केस में वेकेंट हो सकता है। अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, अपनी ड्यूटीज फॉरवर्ड कर दे, किसको दे दे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो उस केस में हो सकता है। वन सेकेंड। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर लोकसभा या राज्यसभा में उनका इम्पीचमेंट चार्जेस चल रहे हैं तो उस और वो वैलिड हो जाए तो उस केस में उन्हें रिमूव किया जा सकता है। और अगर वो ऑफिस के ड्यूरिंग ही उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में हो सकता है। या फिर, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि उनका जो इलेक्शन था वो इनवैलिड था। ठीक है, इन सारे केसेस में वाइस जो प्रेसिडेंट है उसको रिमूव किया जा सकता है और उसका जो ऑफिस होगा दैट विल बी वेकेंट, राइट? Now, the powers and functions of president that will cover in the chapter of president. Let's move on to the next executive, that is prime minister. Next हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर के केस में अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? जैसे मैंने आपको बताया, जो प्रेसिडेंट होता है दैट इज हेड ऑफ द स्टेट, राइट? तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? गवर्नमेंट की सारी फंक्शनिंग कौन देखता है? वो प्राइम मिनिस्टर देखता है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर वुड बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा जो कैबिनेट है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, कैबिनेट होता है, विल टॉक अबाउट इट कि मिनिस्टर्स में भी कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? वो चेयरमैन है कैबिनेट का, और कैबिनेट में जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर शुरू करता है। इससे पहले अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करती हूँ तो आर्टिकल कौन सा आता है प्राइम मिनिस्टर के लिए? 75। यू नीड टू रिमेंबर आर्टिकल 75, राइट? तो प्राइम मिनिस्टर के लिए आर्टिकल 75, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब प्राइम मिनिस्टर मतलब कैसे चूज किया जाता है? तो यहां पर देखिए, जो भी लीडर होगी, जो भी लीडर होगा पार्टी का, जैसे जो भी मेजोरिटी है, ठीक है, मेजोरिटी सीट जिसके पास है लोकसभा के अंदर, उसका जो भी लीडर होगा वो होता है प्राइम मिनिस्टर, राइट? अब प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को? तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है अपने डिस्क्रेशन में भी। अगर मान लो कोई भी मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में, किसी की क्लीन मेजोरिटी नहीं दिख रही, तो प्रेसिडेंट उसको अपने डिस्क्रेशन में अपॉइंट कर सकता है। बट जनरली ऐसे की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि या तो कोई ना कोई मेजोरिटी होती है या फिर कोलिशन गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट होती है वो बन जाती है, मेजोरिटी आ जाती है और अल्टीमेटली उनका लीडर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैंने आपको बता दिया हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसके अलावा जो कैबिनेट है, मतलब जो मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर का जो ग्रुप है, उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। एंड कोई भी मीटिंग होती है कैबिनेट की, वो भी प्रिसाइड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। इसके अलावा अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, ठीक है, और मेंबर्स कोई एक ओपिनियन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो उनके बिहाफ में चूज कर सकता है या डिसीजन ले सकता है, अपने डिसीजन को इम्पोज कर सकता है। अगर कहीं पे भी इंटरनेशनल मीटिंग्स पे जाना है, हाई लेवल इंटरनेशनल मीटिंग्स पे जाना है, तो कौन रिप्रेजेंट करेगा कंट्री को? प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि एक है कैबिनेट, ठीक है, जो मिनिस्टर्स का ग्रुप है, और दूसरा है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का डायरेक्ट कैबिनेट के साथ बहुत ज्यादा लिंकेज नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? लिंक का काम करता है। जो कैबिनेट में डिसीजंस हुए हैं वो सारे डिसीजन बताने का काम करेगा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को। और कुछ भी अगर एडवाइस वगैरह भी देना होगा, कैबिनेट में कुछ डिसीजन हुए, वो सारे डिसीजन प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम करता है प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा कुछ काउंसिल्स हैं, अथॉरिटी है, जिनका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। जैसे कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ठीक है, नीति आयोग का हेड प्राइम मिनिस्टर है। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अगेन प्राइम मिनिस्टर इज द हेड। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, कौन है हेड? प्राइम मिनिस्टर। तो इनको याद रख लेना, प्राइम मिनिस्टर इन सबके हेड होते हैं। अब सवाल उठता है प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है? अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, चाहे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, चाहे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, यू हैव टू बी अ
सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला क्या है, यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, आपको या तो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर होना पड़ेगा। नाउ रिमेंबर, प्रेसिडेंट के केस में मैंने आपको कहा था ना तो आप राज्यसभा ना लोकसभा के मेंबर हो सकते हो। प्राइम मिनिस्टर के केस में आपको क्या कह रही हूँ, या तो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मिनिमम एज क्या है, 30 ईयर्स होनी चाहिए अगर ऑब्वियस सी बात है राज्यसभा का मेंबर है, और 25 ईयर्स अगर वो लोकसभा का मेंबर है। ठीक है। देन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में क्या रिलेशनशिप है, उसके लिए कुछ आर्टिकल्स हैं। यू विल टेल मी कौन से आर्टिकल्स है जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को रिलेट करते हैं। आई विल गिव यू 30 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। You have 30 seconds to answer this question. ओके, तो प्राइम मिनिस्टर के केस में अगर हम देखें तो देर आर सर्टेन आर्टिकल्स जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को, यस, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, जैसे कि लेट्स सी। सो फर्स्ट इज आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 क्या कहता है, आर्टिकल 74 मेंशन करता है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कनेक्टेड हैं। ठीक है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, दोनों ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कनेक्टेड हैं। दैट इज गिवन इन आर्टिकल 74। तो काउंसिल विद प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल और प्राइम मिनिस्टर को अगर हम कंबाइन करते तो ये क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। ठीक है, कोई भी मैटर है उस पर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, कोई भी इश्यूज है उस पर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। तो इस तरीके से ये कनेक्टेड है, एंड दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 74। देन देर इज आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में तीन चीजें मेंशन है। सबसे पहला, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे और बाकी मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करेगा। ठीक है। दूसरा, मिनिस्टर्स जो हैं वो तब तक ऑफिस होल्ड करके रखेंगे जब तक प्रेसिडेंट चाहे। तीसरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के लिए। तो आर्टिकल 75 में तीन चीजें, सबसे पहला, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, और बाकी मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा, अगेन प्रेसिडेंट, बट विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड, मिनिस्टर्स तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक जब तक प्रेसिडेंट चाहे। और तीसरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के लिए। देन देर इज आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 में क्या मेंशन है, जो मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर कनेक्ट का काम करता है, लिंक का काम करता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो भी डिसीजंस होंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर मिलकर लेंगे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेगा, तो वो सारे डिसीजन प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है, जब किसी भी चीज पे उसको एडवाइस चाहिए या इशू चाहिए, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक पहुंचा सकता है अब एडवाइस लेने के लिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ दे आर कनेक्टेड। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यस, वी हैव, ओके। नेक्स्ट इज, ये हमने पढ़ा प्राइम मिनिस्टर के बारे में। नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए आर्टिकल 74 एंड 75 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। कैसे, तो आर्टिकल 74 में मेंशन्ड है, आर्टिकल 74 और 75 एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कनेक्टेड है। मैंने अभी आपको बताया भी था इनके बारे में। तो अगर हम बात करते हैं 74 की, तो 74 मेंशन करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, ये क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को एडवाइस देने का काम करेंगे। आर्टिकल 75 में क्या मेंशन है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि मेंशन है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर, ये क्या होता है, 15% ऑफ
टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा होना चाहिए, बट ये 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए नंबर। मतलब क्या है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर को मिला दूं प्लस जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उन मिनिस्टर्स को मिला दूं, तो ये जो टोटल नंबर है इन दोनों का, ये लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। 91st अमेंडमेंट एक्ट के अंदर मिनिस्टर के डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। अगर मान लो जैसे अगर कोई भी मिनिस्टर पार्लियामेंट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालिफाइड होता है, तो उसको एज अ मिनिस्टर भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन का ये जो पूरा प्रोसेस है, डिस्क्वालिफिकेशन का जो कंडीशन है वो 91st अमेंडमेंट एक्ट में गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मेंबर, मतलब कोई भी मिनिस्टर मिनिस्टर नहीं रहेगा अगर वो दोनों में से किसी भी हाउस का, पार्लियामेंट के दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर अगर नहीं है फॉर 6 मंथ्स, दैट मीन्स आप मिनिस्टर बन सकते हैं, बट अगर 6 महीने के अंदर अंदर दोनों में से किसी भी हाउस के आप, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के आप मेंबर नहीं होते हैं, तो आपकी पोजीशन हट जाएगी। इसके अलावा पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सैलरी एंड अलाउंसेस क्या होने चाहिए, राइट। अब सवाल उठता है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई एडवाइस देता है, जैसे प्रेसिडेंट के एडवाइस के लिए रखा हुआ है ना, तो प्रेसिडेंट को अगर कोई एडवाइस देता है तो क्या वो बाइंडिंग है? ठीक है, क्या प्रेसिडेंट को वो मानना ही पड़ेगा? यस, दैट इज बाइंडिंग, बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। और ये जो प्रोविजन है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आपको कौन कौन से अमेंडमेंट एक्ट पढ़ने हैं, हम वैसे तो अगर जब ये इंडिविजुअल चैप्टर्स आएंगे लक्ष्मीकांत में तो हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, बट एनसीईआरटी में ये भी कुछ मेंशन नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको ज्यादा पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे करके वी विल ऐड, जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ वो आप कवर करते रहिएगा। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब हम मिनिस्टर्स के टाइप की अगर बात करें तो 4 टाइप ऑफ मिनिस्टर्स हैं मेनली। फर्स्ट इज कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, थर्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फोर्थ डेप्यूटी मिनिस्टर। तो सबसे पहला देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर वो हर, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट होंगे और जितनी भी मीटिंग होगी कैबिनेट की उन सब में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ही इज अ मिनिस्टर, स्टेट का ही मिनिस्टर है, जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर नहीं आता। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर काम नहीं करता, इंडिपेंडेंट चार्ज है ना, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर नहीं आता। अगर कोई भी मैटर जो इसको डिपार्टमेंट मिला है उस डिपार्टमेंट का अगर कोई मैटर उठता है, एजेंडा होता है कैबिनेट का, उस केस में वो आएगा, वो मीटिंग को अटेंड करेगा, उसको इनवाइट किया जाता है मीटिंग को अटेंड करने के लिए, अदरवाइज इज नॉट कंसर्न विद कैबिनेट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट की। ये भी एक मिनिस्टर है, पर इसके पास इंडिपेंडेंट चार्जेस नहीं है, इंडिपेंडेंट चार्जेस नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट के। और अगर कैबिनेट मिनिस्टर इसको कोई काम देता है तो वो ये करता है। ठीक है, लास्टली हम बात करते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर की। तो ये वो है अगेन जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करता है, मतलब या तो वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करेगा या वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ काम करेगा। तो या तो वो यहाँ पर देखो इनके अंदर काम करेगा या इनके अंदर काम करेगा। एंड इसका जो काम है दैट इज अलॉटेड बाय मिनिस्टर, जिसके लिए भी ये काम कर रहा है वो इसको अलॉट करेगा। मतलब ये अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर काम कर रहा है तो वो इसको कोई काम देंगे, अगर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस के काम अंडर काम कर रहा है तो वो इसको जो काम देंगे वो करेगा, राइट। दीज आर द टाइप ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट, तो ये तो बात हुई जब हम बात कर रहे थे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की। एक और बच गया है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में, एंड दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देखते हैं। आर्टिकल 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। अगर इसकी बात करें तो दिस इज बेसिकली अ लॉयर, ठीक है, लॉ ऑफिसर है। तो सबसे बड़ी पोजीशन, जब से जो हाईएस्ट पोजीशन है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर की जो पोजीशन होती है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की होती है। और ही इज अ चीफ लीगल एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। अगर कोई भी लीगैलिटीज आती हैं तो उस पे उनको उनका एडवाइजर कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। कोई भी लीगल मैटर आएगा यूनियन गवर्नमेंट को सजेस्ट कौन करेगा? यही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक तरीके से कौन है? लॉयर है। तो इसको प्राइमरी लॉयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेन लॉयर या प्राइमरी लॉयर किसका?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट आप बोल सकते हो, यूनियन गवर्नमेंट का, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर कोई मैटर चल रहा है यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे ही स्टेट लेवल पे कौन आता है, स्टेट लेवल पे आता है एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट, क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि इसको अपॉइंट कौन करता है, तो इसको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जनरली जो ज्यादातर अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। और ये वो इंसान है जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लायक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफाइड है। तो कुछ क्वालिफिकेशन है इसकी, जैसे सबसे पहला मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नेक्स्ट, 5 years उसने हाई कोर्ट में एज अ जज निकाले हो, या फिर अगर हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट है तो उसने 10 years बिताए। तो अगर जज है तो 5 years कंप्लीट किए हो, अगर एडवोकेट है तो 10 years कंप्लीट किए हो। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट की आंखों में ही इज एन एमिनेंट जूरिस्ट, मतलब एकदम हटके एक्सीलेंट जूरिस्ट है, तो भी उसको प्रेसिडेंट कंसिडर कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि अटॉर्नी जनरल का टर्म क्या होता है, कितने साल के लिए होता है, तो ऐसा कोई फिक्स टर्म नहीं है अटॉर्नी जनरल के लिए, ना ही कोई प्रोसीजर या याद रखना इस चीज को, ना तो कोई फिक्स टर्म है अटॉर्नी जनरल के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स टर्म मेंशन नहीं है। एंड एट द सेम टाइम कोई प्रोसीजर भी नहीं है या ग्राउंड ऑफ रिमूवल भी नहीं है, जैसे प्रेसिडेंट के लिए था ना कि अगर वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है, तो अटॉर्नी जनरल के लिए ना तो कोई ग्राउंड दे रखा है रिमूवल के लिए, ना ही कोई प्रोसीजर दे रखा है रिमूवल के लिए। बट ये चीजें मेंशन्ड है कि प्रेसिडेंट उसको कभी भी रिमूव कर सकता है, ऐसा मेंशन्ड है, ठीक है। या वो अपना अगर रिजाइन करना चाहता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो वो प्रेसिडेंट को ही दे सकता है अपना रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है। तो रेजिग्नेशन किसको देंगे ये, 1 सेकेंड, अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रिजाइन करना है तो इनका रेजिग्नेशन कौन लेगा, ओनली प्रेसिडेंट। ये सिर्फ प्रेसिडेंट को रिजाइन मतलब रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इनको अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया होता है, एंड अगेन ऐसे ही नहीं अपॉइंट किया, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे किया है। तो अगर किसी भी वजह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है, तो उस केस में भी ऑटोमेटिकली ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है। अगेन इनकी क्या ड्यूटीज है, फंक्शंस है, वो जब हम ये चैप्टर करेंगे पर्टिकुलरली तब हम कवर करेंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे स्टेट लेवल के एग्जीक्यूटिव। तो स्टेट लेवल के एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले कौन है, सबसे पहले इस गवर्नर, ठीक है। गवर्नर को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। देखिए दो होते हैं, एक होता है नॉमिनल और दूसरा होता है रियल, ठीक है। नॉमिनल का मतलब है जो नाम नाम के लिए है, जिनके पास देखने के लिए पावर है बट एक्चुअली में पावर नहीं है। और रियल वो होता है जिनके पास सारी पावर होती है। तो जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड एंड प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड, वैसे ही स्टेट में गवर्नर इज द नॉमिनल हेड एंड चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड, ठीक है। तो गवर्नर की अगर हम बात करें तो ये नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है। यहां पर अगेन अगर गवर्नर की नॉमिनेट करने की बात करते तो हर स्टेट के लिए गवर्नर को नॉमिनेट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। हर लेवल के लिए हर स्टेट के लिए नॉमिनेट कौन करेगा गवर्नर को, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि गवर्नर को अपॉइंट कैसे किया जाता है। तो इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को हर स्टेट के लिए, और कैसे, उनके हाथ में एक वारंट होगा, एक सील होगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द नॉमिनेशन फॉर टू सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट्स द गवर्नर फॉर ईच स्टेट। अब प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। बट प्रेसिडेंट के केस में, गवर्नर के केस में कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, गवर्नर के पोस्ट के लिए कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। ऐसे ही अगर हम गवर्नर के ऑफिस की बात करें तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, ये एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। उसके अलावा ना तो ये यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है, ना तो उनके लिए सर्व करते हैं, ना ही उनसे कम आते हैं, सबऑर्डिनेट भी नहीं है, ठीक है।
अपार्ट फ्रॉम दैट अब सवाल ये उठता है कि गवर्नर का ऑफिस कितने टाइम के लिए होता है, क्या टर्म्स है इसकी। ठीक है, तो गवर्नर का ऑफिस क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है इनको, तो इसके लिए भी यही मेंशन है, कोई फिक्स टर्म नहीं है, यही मेंशन है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक ये रह सकते हैं, और प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं, बट किस बेसिस पे रिमूव करेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट चाहे तो, उनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट के लिए? यस, क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट के लिए? तो जैसे लोकसभा राज्यसभा के मेंबर के केस में या फिर प्राइम मिनिस्टर के केस में बहुत सारे क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। यहाँ पर सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन जरूरी है, पहला इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, एंड दूसरा 35 ईयर्स या उससे ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है, बट इस केस में एक कन्वेंशन है। ठीक है, क्या कन्वेंशन है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते हैं तो आपको उस स्टेट का गवर्नर नहीं चूज किया जाएगा, राइट? और क्या कंडीशंस हैं इसके लिए? कुछ कंडीशंस दी गई है, जैसे कि ना तो वो लोकसभा का मेंबर हो सकता है जिसको गवर्नर चूज किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है, ना ही वो राज्यसभा का मेंबर हो सकता है, ना ही बेसिकली किसी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता, और अगर वो है तो गवर्नर बनते ही पहले ही दिन अपना उसको वो सीट वेकेट करनी पड़ेगी। इसके अलावा सेम चीज, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकता, उसका रेजिडेंस कहाँ पे है? राजभवन में है, जो उसको प्रोवाइड किया जाता है विदाउट एनी पेमेंट ऑफ रेंट, मतलब उसको पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी इमोल्यूमेंट्स होंगे, अलाउंसेस होंगे, प्रिविलेजेस होंगे, इसके भी इमोल्यूमेंट्स या प्रिविलेजेस, इमोल्यूमेंट्स कौन डिसाइड करता है? इसके भी इमोल्यूमेंट्स डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। एंड अगेन, एक बार आपने गवर्नर को चूज कर लिया है तो उसके बाद आप उनके इमोल्यूमेंट्स वगैरह चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कम नहीं कर सकते। उसके अलावा अगेन सेम चीज जैसा प्रेसिडेंट को मिला था, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इसको भी इम्यूनिटी मिलती है, और अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ सिविल केसेस में कर सकते हैं, वो भी 2 मंथ का प्रायर नोटिस देने के बाद। इसके फंक्शंस अगेन हम डिस्कस करेंगे जब वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था, प्राइम मिनिस्टर क्या है? हेड ऑफ गवर्नमेंट है। वैसे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है और प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव है, वैसे स्टेट लेवल पे गवर्नर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब नाम नाम का है, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? चीफ मिनिस्टर होता है, राइट? तो जो रियल एग्जीक्यूटिव है उसको डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। सो रियल एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो कॉल्ड डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। ओके, अब हम इसके अपॉइंटमेंट की अगर बात करते हैं तो देखो, आर्टिकल 164 में मेंशन है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, बट गवर्नर भी किसी रैंडम पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकता, एक प्रोविजन फॉलो करना होता है। क्या प्रोविजन फॉलो करते हैं? वही कि जिसको भी असेंबली इलेक्शंस में सबसे ज्यादा वही मेजोरिटी जिसकी है उसके उस पार्टी का लीडर ही चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। ऐसी रैंडमली किसी को भी नहीं कर सकते। अगर कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है तो उस केस में गवर्नर अपना डिस्क्रेशन एक्सरसाइज कर सकता है और चीफ मिनिस्टर अपने हिसाब से चूज कर सकता है। बट जनरली ऐसा होता है, अगर मेजोरिटी किसी को नहीं मिली है तो वो क्या करते हैं, लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को बना देंगे, या फिर कोलिशन गवर्नमेंट हो जाती है और उस हिसाब से फिर उनका जो लीडर होता है दैट बिकम्स चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट चीफ मिनिस्टर मतलब कोई भी पर्सन जो लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल दोनों में से किसी का भी मेंबर नहीं है उसको भी चीफ मिनिस्टर की तरह अपॉइंट किया जा सकता है, जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर। बस शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर, शुरू के 6 महीने के अंदर अंदर उसको दोनों में से किसी भी एक हाउस में इलेक्ट होना पड़ेगा, उसका मेंबर बनना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन छीन ली जाएगी, राइट? अब इनके टर्म की अगर बात करें कि कितने टाइम के लिए होता है चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर का भी कोई फिक्स टर्म नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं होता। वही होता है विद द प्लेजर ऑफ, जैसे प्राइम मिनिस्टर में है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, वैसे यहाँ पे प्लेजर ऑफ गवर्नर। बट जनरली ऐसा होता है 5 साल के लिए होता ही है।
गवर्नर अपनी मतलब मर्जी से किसी भी टाइम पे हटाता नहीं है या हटा नहीं सकता। जब तक उसकी मेजोरिटी है तब तक उसे नहीं हटाया जाता है। एक बार उसकी मेजोरिटी सपोर्ट हट जाए अगर चीफ मिनिस्टर की, तो उसको रिजाइन करना पड़ता है और गवर्नर डिसमिस हो जाता है उसी टाइम पे। ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इज द लास्ट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इज स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जैसे वहां पर हमने पढ़ा था, ओके, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लेते हैं, देन लास्ट पार्ट वी विल कवर। तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पढ़ा था। यहाँ पर भी स्टेट काउंसिल, उसका हेड कौन होगा? चीफ मिनिस्टर होगा। ठीक है। और काउंसिल में मतलब जो मिनिस्टर्स होंगे उनको अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर ही करेगा। लेकिन जैसे सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट कर रहा था बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही यहाँ पर स्टेट लेवल पे गवर्नर करेगा लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा गवर्नर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं, स्पेशली इन स्टेट्स के, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। और अगर आपको पता हो तो बिहार का भी पहले इनमें से स्टेट में से एक था, मतलब उनके लिए भी ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाना चाहिए था। बट 94th अमेंडमेंट 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 के साथ बिहार को इस ऑब्लिगेशन से फ्री कर दिया गया और अब उसके लिए ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके साथ जैसे हमने पढ़ा था रिलेशन, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में रिलेशन बिठाते हैं ऐसे वाले आर्टिकल, वैसे यहाँ पे गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में रिलेशन बिठाने वाले कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 163, 164 एंड 167। तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। So there is Article 163। तो आर्टिकल 163 क्या कहता है? बिल्कुल जैसे पहले हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर भी गवर्नर मतलब गवर्नर को एडवाइस कौन देगा? चीफ मिनिस्टर अलोंग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसी तरीके से तीनों कनेक्ट होते हैं। बट एक डिफरेंस है गवर्नर और प्रेसिडेंट में। प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रेशन पावर नहीं होती है, ठीक है, लेकिन गवर्नर के पास होती है। अगर वो अपने डिस्क्रेशन में एक्ट कर रहा है तो उसको काउंसिल के एडवाइस की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पावर होती है गवर्नर के पास। देन कम्स आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 के हिसाब से गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा और बाद में ये जो चीफ मिनिस्टर है ये रेकमेंड करेगा गवर्नर को कि जो मिनिस्टर्स हैं वो कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे अपॉइंट होने चाहिए। तो गवर्नर ही अपॉइंट करता है सीएम को भी और मिनिस्टर को भी, लेकिन सीएम को पहले अपॉइंट करता है, उसके बाद सीएम रिकमेंडेशन देता है कि इन मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाना चाहिए। देन कम्स आर्टिकल 167, वही सेम कि यहाँ पर गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मिनिस्टर्स के बीच में लिंक का काम कौन करता है? सीएम। यानी कि मिनिस्टर्स और सीएम मिलकर जो भी डिसीजंस लेंगे, ये डिसीजन पहुंचाने का काम, गवर्नर तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ये काम करेगा चीफ मिनिस्टर। ठीक है। तो जैसा हमने सेंट्रल लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा था, वैसा ही स्टेट लेवल पे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और इनको कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर ही करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। इसके अंदर भी तीन कैटेगरी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर। जब हमने स्टेट पे सेंट्रल लेवल पे पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। लास्ट पार्ट इज एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या है? जैसे हमने सेंटर पे अटॉर्नी जनरल पढ़ा था, वैसे ही ये स्टेट पे एडवोकेट जनरल है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है स्टेट के अंदर। और ये जो पोस्ट है ये क्रिएट की गई थी आर्टिकल 165 द्वारा। ये कुछ आर्टिकल्स हैं, याद रखना जरूरी है। अब इनका भी जो टर्म्स है या रिमूवल के ग्राउंड्स है, रेम्यूनरेशन है, वो फिक्स्ड नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कितने टर्म तक, कितने टाइम तक ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट रहेंगे या किस बेसिस पे इनको रिमूव किया जा सकता है या इनका रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए। ठीक है। और ये सब कौन डिसाइड करता है? गवर्नर डिसाइड करता है। और इसी तरीके से गवर्नर इनको किसी भी टाइम पे हटा सकता है। जनरली क्या होता है, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट रिजाइन कर देता है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए क्या चाहिए?
ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट। तो यहां पर हाई कोर्ट का जज होने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि जो स्टेट है, स्टेट के अंदर जुडिशियल ऑफिस इसने होल्ड किया हो फॉर 10 years। सो ये सारे पार्ट्स थे एग्जीक्यूटिव के। तो हमने एग्जीक्यूटिव सेंट्रल लेवल पे पढ़ा, यानी कि यूनियन लेवल पे, और एक स्टेट लेवल पे पढ़ा। तो इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा कल की क्लास में। कल की इन द सेंस नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट लेजिस्लेचर and judiciary. So if you have any questions, please drop them down in the comment section below and I'll get back to you. Thank you so much for joining in. Have a great night.